वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग यहाँ पे 26 दिसंबर की करंट अफेयर्स करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने 25 दिसंबर जिस दिन हमारा क्रिसमस था उसके भी करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपने 26 दिसंबर को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आप ग्रुप में ये ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपके सामने है लिंक। और ये है हमारे 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें सबसे पहला एक साथ चुनाव बहुत न्यूज में रहता है। पोस्ट ऑफिस बिल, इंडिया की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। जीडीपी और एयर पोल्यूशन की वजह से होने वाले डेथ। तो देखो भाई, ये पांचों के पांचों आर्टिकल ज्यादातर हमारे मेंस के लिए जरूरी है। सो ये सारे मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ने हैं लेकिन मेंस के लिए इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई है सितंबर 2023 में, जिसमें लोकसभा, स्टेट असेंबली और लोकल बॉडीज के एक साथ इलेक्शन होंगे। अभी क्या होता है, लोकसभा के अलग है, स्टेट में भी हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इलेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर ये दोबारा बोला गया है कि भाई हम लोग दोबारा से अगर आएंगे इसके ऊपर, तो नीति आयोग और लॉ कमीशन इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे बैठ करके। ये एक्टिवली देखेंगे इसके ऊपर। बीजेपी 2014 से इसके ऊपर डिमांड कर रही है और नीति आयोग ने इसके ऊपर अग्री करा है। रामनाथ कोविंद ने भी इसके ऊपर अग्री करा है। लॉ कमीशन भी इसके ऊपर एक पूरा एस्पेक्ट तैयार कर रही है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। इसके पीछे हमारे पास फायदे बहुत हैं, इसके फेवर में बातें बहुत सारी हैं। सेपरेट इलेक्शन जब जब करते हैं तो खर्चा बहुत बढ़ता है। हर स्टेट का अपना अपना यहाँ पे खर्चा होता है। तो इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज भी। पूरा इतने लंबे समय के लिए हमारी जो सिक्योरिटी होती है, पुलिस फोर्सेस होते हैं, वो बॉर्डर फोर्सेस, सबको यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाना पड़ता है। मतलब काफी लंबे समय के लिए रहता है। और फिर उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी काम चल रहा है वो यहाँ पर रुक जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम जो है ये इन चीजों में बहुत फायदा देके जाएगी। ठीक है। तो लेकिन वही है कि इसके अगेंस्ट भी बहुत चीजें हैं। जैसे फेडरलिज्म, लोकल और रीजनल इशू, कॉस्ट सेविंग्स तो हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत नंबर ऑफ में ईवीएम्स मशीन्स चाहिए होंगी, वीवीपैट्स चाहिए होंगे जो इलेक्शन कमीशन के लिए हैं। वोटर्स का एंथुजियाज्म यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लगातार बार बार इलेक्शन होंगे तो लोग जाके वोट नहीं दे के आते हैं, कि लोकसभा में अलग दे के आने हैं और वो अलग दे के आने तो वो नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कि वो वोट भी दे के आते हैं। फेडरलिज्म, इसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। और सबसे बड़ा इशू जो इसमें ये आता है, एक इशू सबसे बड़ा इसमें ये आता है कि अ, एक जगह पे मान लो अभी राजस्थान में इलेक्शन हो गए और साथ ही में पूरे इंडिया में भी चल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सरकार जो है वो मान लो यहाँ पे चेंज हो गई, गिर गई, या फिर किसी वजह से सरकार बन नहीं पाई। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड होगा वो अलग हो जाएगा बाकियों के कंपैरिजन में, तो वापस हम उसी ठर्रे पे आ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है वो यहाँ पे होते तो बेटर रहे, मतलब हो तो भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है। 5 आर्टिकल्स यहाँ पे चेंजेस होंगे। आर्टिकल 368 में चेंज आएगा 2/3 मेजोरिटी से। चेंजेस इसमें काफी सारी जगह पे आएगा, तो ये है। और ये आर्टिकल ज्यादातर जो सीएपीएफ के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ऐसे राइटिंग के लिए। कर रहे हैं आप लोग तैयारी सीएपीएफ की, अगस्त में आ रहा है एग्जाम, तो उसकी जो तैयारी कर रहे हो आप लोग, उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस बिल यहाँ पर पास हुआ है और ये पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करके आएगा, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए पॉइंट्स होंगे, जिसमें यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ फ्रेंडली रिलेशन, सार्वजनिक व्यवस्था, सब चीजों पे ध्यान देते हुए डाक के माध्यम से जो है यहाँ पे काम करने की अनुमति दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी की पूरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर इंचार्ज
यहाँ पे रखा जाएगा, जिसके पास ये पोस्टल आर्टिकल को सारा कुछ देखने की अथॉरिटी होगी। पोस्ट ऑफिस के लिए एक ऑफिसर होगा, जो कि सस्पिशियस मेल्स कभी भी होते हैं किसी भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं या कस्टम्स की तरफ है, कोई भी है, उनके ऊपर चेक रखने के लिए। और किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं है कि अधिकारी को जबरदस्ती जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाएगा, जब तक उसके खिलाफ कोई कोई उसके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं होगा, धोखाधड़ी वाली गतिविधियां या कुछ जानबूझकर उसने कुछ किया है, तब तक उसको कुछ भी यहाँ पर धोखा नहीं दिया जाएगा। पेनल्टीज वगैरह इस पे काफी सारी लगाई जाएंगी। इसमें ये बोला गया है कि भाई फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी जो होता है उसका उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर इमरजेंसी वर्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई है कि वो कभी भी किसी के मेल्स में चेक कर सकता है जो ऑफिसर होगा। तो इसमें ये नहीं बताया गया कि भाई इमरजेंसी वर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अब तो इसमें जो है कुछ सस्पिशियस पोस्टल आइटम्स लिखा है, तो कौन सी सस्पिशियस पोस्टल आइटम्स होंगी वो नहीं लिखा। ब्लॉकिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर अननेसेसरी बोला गया है। लायबिलिटी यहाँ पे नहीं दी गई है। तो ये कुछ एमपीज ने कंसर्न रेज किया है इसके ऊपर। गवर्नमेंट ने यही बोला है यहाँ पर कि ये जो भी चीजें हैं उसके ऊपर भी हम लोग कुछ ना कुछ अभी रूल बनाएंगे, गिव अस सम टाइम। कुछ यहाँ पे लोग हैं जैसे कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के लॉयर, एक फाउंडर है अपार गुप्ता, उन्होंने बोला है ये ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है वो लिखा हुआ है हमारे ग्रुप्स में। और जितना भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो सब ऑलरेडी पुराने एक्ट्स में कवर अप कर दी गई हैं, तो वो तो फेवर में है नहीं। वही है कि जिसमें जो प्रॉब्लम्स है, अब इसमें इमरजेंसी वर्ड लिखा है, इमरजेंसी का मतलब ये बताना पड़ेगा कि क्या है इमरजेंसी। किस इमरजेंसी के समय ऑफिसर जो है वो आके चेक कर सकता है। एक अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि अलग से एक समस्याओं को बताने के लिए ग्रीवेंसेस जो बताते हैं उसके लिए एक अलग से रिड्रेसल मैकेनिज्म होना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिजिटल एज को ध्यान में रखते हुए मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। वैसे मॉडर्नाइज तो किया गया बट उसमें और भी चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिवेसी और इन सब का ध्यान में रखते हुए अगर एक बनाया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। अगला वही मैंने आपको बताया था कि जो खालिस्तानी अलगाववादी है गुरपवंत सिंह पन्नू, उनकी यहाँ पर जो डेथ हुई है उसमें यहाँ पर यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इंडिया के ऊपर 15 पेज का एक पूरा पन्नों का एक वो दर्ज कर दिया है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे लगाया गया है इल्जाम। यहाँ पे बोला गया है कि भाई निखिल गुप्ता करके एक आरोपी हैं जो कि अवैध ड्रग्स और हथियारों के व्यापारी है, उन्होंने पन्नू की हत्या करवाई है। उन्होंने ही भारत सरकार से और भारत सरकार के रॉ के एजेंट से बात करके पूरी ये हत्या को अंजाम दिया है। ठीक है, जो भी यहाँ पर दोनों ये व्यक्ति थे जो जिन्होंने हेल्प करी है वो अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में ही काम करते हैं। तो ये एक्यूजेशंस लगाए गए जिसकी वजह से इंडिया की खुद की जो रेपुटेशन है वो काफी दांव पे आ गई है। अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बीच में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग्स हुई हैं। उसमें ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज की गई है कि किस प्रकार से दोनों आपस में बात करते हैं। और ये जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सबसे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लगवाए थे। तो इंडिया की भी ये पॉलिसी है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर यूएपीए आतंकवादी सूची में जो है सिख अलगाववादी का निशाना बनाने की अनुमति जो है वो देना, यहाँ पर हमारी नीति में एक बदलाव हो सकता है अगर जितने भी यहाँ पर टॉप ऑफिशियल्स हैं अगर वो इस चीजों के बारे में साजिशों से अनजान थे, तो ये सरकार की नीति नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही है, सही करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो भी अमेरिका और कनाडा ने आरोप लगाए हैं इंडिया के ऊपर वो निराधार बताने के लिए भारत सरकार को अब तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के सबूत हमारे सबके सामने लेकर के आने पड़ेंगे, वरना इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर व्हाइट हाउस ये चाहता है कि भाई जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो ये चाहते हैं कि भाई पूरा सपोर्ट करके इसका पूरा जांच किया जाए। और इंडिया जो है यहाँ पर वो बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को यहाँ पर थोड़ा सा हार्म करते हुए देख सकता है। तो सबसे पहली चीज तो अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इंडिया को यहाँ पर पूरी तरीके से बताना चाहिए कि हम लोगों का सबूत पेश करने चाहिए उससे जुड़े हुए। और साथ ही साथ जो हमारा ट्रेड है उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है इसके ऊपर इन चीजों पे पड़े। लेकिन वही है कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच अपना के बायलैटरल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए, वैसे तो रखे ही हैं जब से कोविड आया है पैंडेमिक के बाद से,
या रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से, तो काफी चीजों के ऊपर ध्यान तो दिया गया, लेकिन उसमें और भी रिलेशंस को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला आता है भाई, जीडीपी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। मैंने बताया था पहले भी, आरबीआई ने यह फोरकास्ट किया है कि जो है जीडीपी एक्सपेक्टेड से ज्यादा यहाँ पर जो है वो ग्रो करी है। एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर हो गया, सेकंड क्वार्टर में काफी इंक्रीज हुआ है। जीवीए में इंक्रीज हुआ है। जीवीए मतलब होता है कि भाई जो हमारी वैल्यू एडिशन कितनी ज्यादा हुई है। तो पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे आप देख सकते हो डिफरेंस आया है, 7.4 से 7.6% है। वो बात अलग है कि थोड़ा सा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है 3.5 से 1.2 चला गया, मतलब आधे से करीब चला गया उधर। तो थोड़ा सा सेकेंड हाफ में एग्रीकल्चर में स्लो डाउन हुआ, लेकिन ओवरऑल अगर हम जीडीपी की बात करें तो वो काफी हद तक इंक्रीज हुई है। ठीक है। रिजर्व बैंक ने यहाँ पर अपने अपने क्वार्टर्स में निकाल के बताए हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसमें बेसिकली इतना याद रखना है कि जीडीपी जो है वो हमारे सेकंड क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। जबकि इतना ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वॉर क्या हो गया, ऑयल का क्राइसिस, कितने सारे और समस्याएं दे पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, फिर भी इंडिया ने ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। ये एक बेटर मैनेजमेंट की निशानी है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज हुई है पहले से, लेकिन वही है कि जॉब क्रिएशन जो है वो उतनी अमाउंट में इंक्रीज नहीं हुई जितना जीडीपी इंक्रीज हुई है। इन्फ्लेशन में रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। फ्यूचर ग्रोथ की प्रोडक्ट जो है प्रोडिक्शंस भी बताई गई है। लास्ट आर्टिकल है हमारा, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के थ्रू जितनी भी डेथ हुई है। आपको पता है कि जो है इतना जबरदस्त एयर पॉल्यूशन यहाँ पे होता है। ठीक है। हर साल इंडिया में इतनी ज्यादा डेथ होती है यहाँ पर, एयर पॉल्यूशन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होता है। और इसी को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल स्टॉक टेल को स्टार्ट किया गया। ये जो है दुबई डिक्लेरेशन में अडॉप्ट किया गया है। 61% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन के हिसाब से ये बताया गया, अगर ये भाई हम लोग क्लीन अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें तो हमें ये बेटर मिल सकता है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर बोला है, रिसर्च की गई है, केमिस्ट्री के कोई एक रिसर्चर है जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट से, वहां से किया गया है। और इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि एयर पॉल्यूशन से होने वाली डेथ में फॉसिल फ्यूल्स का कोई यहाँ पे कारण नहीं है। हाँ, इन्होंने ये जरूर बताया कि फॉसिल फ्यूल्स की जगह अगर हम क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज जो बिल्कुल साफ सुथरे ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसको रिप्लेस कर देंगे तो फायदा हमें ही होगा। इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी करके एक रिसर्च टीम निकाली यहाँ पर कि जितनी जो डेथ थी, जितनी हुई है, जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा डेथ हुई है। नासा की एक सैटेलाइट बेस्ड रिसर्च यहाँ पर डेटा इकट्ठा किया गया है, जिसमें ये बताया गया कि अमाउंट ऑफ एरोसोल्स इन द एयर किस तरीके से है। अगर हम पूरे तरीके से फेज आउट कर देते हैं, अगर हम पूरे तरीके से फॉसिल फ्यूल को फेज आउट कर देते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं। इन्होंने बोला भाई ये चार चीजें कर लो, या तो कंप्लीट फेज आउट करो, या 25% करो, या 50% करो, या जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसको रिड्यूस करना शुरू करो, इसी फेजेस में करना शुरू करो। तो ये उसी के रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर बताते हुए ये बताया है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है वो साउथ और ईस्ट एशिया में हुई है, स्पेशली चाइना में, उसके बाद इंडिया में। ठीक है। अगर हम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से ही, अगर मानव जनित स्रोतों को ही यहाँ पर कम कर लें, जितना जितना उनसे एयर पॉल्यूशन होता है, अगर उसी को रिड्यूस कर लें तो हम लोग इजिली यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर फॉसिल फ्यूल्स को ही हटा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो इतना जरा प्रॉब्लम्स होती हैं वो वैसे ही रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले हमारे इंपॉर्टेंट हैं, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है आपको क्योंकि अभी ही गरबा को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। गरबा इंक्लूड हुआ है इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। कोडियाट्टम एक संस्कृत थिएटर है केरला का, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दुर्गा पूजा भी इंक्लूडेड है, ये लास्ट 2021 में इंक्लूड हुई थी। और वैदिक चांट्स जो होते हैं लद्दाख में बोले जाते हैं वो भी इंक्लूडेड है। रामलीला भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और गरबा को अभी इंक्लूड किया यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल लिस्ट में। तो ये वाले क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, आपको पता होने चाहिए। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 की अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर।
देखो ये कुछ चीजें होती है जो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही कवर अप करा देती हूँ, तो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी याद रखना इनको उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो जो चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ कवर अप करा रही हूँ, लिखते जाना। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जो है उसमें 25 चैप्टर थे, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात की गई कि किस प्रकार से अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये रिलीज हुई है। सबसे पहली बात तो ये रिलीज किसने करी है, इंडिया की है, तो इंडिया की ही आईडैक और एनआईयूए आईडीएफसी मिलकर के स्टार्ट करी है। एनआईयूए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स। आईडीएफसी एक फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और आईडैक जो है ये कर्नाटका की सरकार, एचडीएफसी, इन सब ने मिलकर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करते हुए ये पूरा एक रिपोर्ट को जो है वो रिलीज करा है। क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसमें बिल्कुल सही थी, वर्चुअली आई है, फुल फॉर्म आपको बताई दी मैंने। इसके अंदर प्लानिंग, डेवलपमेंट, हाउसिंग, माइग्रेशन, स्लम्स, कहाँ पे लिवेबल स्पेस है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे स्पेस कम है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे लोकल बॉडीज ज्यादा है, कहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज ज्यादा है। ठीक है, ये सब कुछ बताया गया इसमें। ये सारी सारी जो अर्बन चैलेंजेस होते हैं ना, जो एक अर्बन एरिया फेस कर सकता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में। ठीक है, यही आज का क्वेश्चन भी है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट में जितनी बातें बताई गई हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। पहले आप यही बताओगे कि ये रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, फाइनेंस, गवर्नेंस के ऊपर। किसने रिलीज किया वो लिखोगे, फिर इसके प्रॉब्लम्स को लिखोगे। इसमें ये बताया कि प्लानिंग और गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, अर्बन एरिया की डेवलपमेंट, अगर पुअर प्लानिंग है तो वो सबसे बड़ा कॉज है। ठीक है, कुछ एरियाज है जहाँ पे लिवेबिलिटी कम है, इसलिए वहां पे स्लम्स की डेवलपमेंट हुई है। स्पेस कैसा होना चाहिए, सिटी बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, अर्बन लोकल बॉडीज एंड ये सारी बॉडीज का क्या है, ये एनुअली पब्लिश होती है। इन्होंने बताया कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और सिटीज की वजह से इनका जीडीपी काफी कंट्रीब्यूट हो रहा है। सिटीज की डेवलपमेंट पूरे इंडिया में 66% का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है और आगे आने वाले टाइम में ये नंबर इंक्रीज ही होगा। इन्होंने इंडिया की 7 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज बताई हैं। सबसे टॉप पे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद बताई है। तो ये सब आप एक्सप्लेन करते हुए फाइनेंस और प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट है और क्या इसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसमें आप सारा कुछ इंक्लूड करेंगे, इवन रोड मैनेजमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो। स्लम्स भी बताओगे, एक एरिया में कितनी डेंसिटी है, प्लानिंग कैसे है। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज की जो लेक्चर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको बताया है। ठीक है, बाकी जितना क्वेश्चंस और मेंस के आंसर राइटिंग वाला जो बताया है वो बहुत जरूरी है आपको पढ़ के जाना, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं क्लास को, मिलते हैं सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।